Hi bro, my name is Punwasi and again most welcome to another important questions with best handwritten notes। हमारा अगला सवाल क्या है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट एंड डिस्कस द केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये सवाल बेसिकली 7 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछता है तो आप शॉर्ट नोट्स भी इतना लिख सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। शॉर्ट नोट्स अगर 4 मार्क्स का पूछता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप इतना लिख सकते हैं, इन दोनों का स्टेटमेंट को छोड़ सकते हो। तो इसको हम अच्छे से डाइव डीप करते हैं एक अच्छे नोट्स के साथ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या, देखिए ध्यान से देखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या हुआ था ना, कि वो कि हीट और ट्रांसफर की बात बोल रहा था, हीट ट्रांसफर की। तो वो ये नहीं बता रहा है कि हीट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कि हीट का डायरेक्शन क्या है, ये वो नहीं डिफाइन कर पा रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाना जरूरी है। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक केल्विन थे और एक क्लॉसियस थे। उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 2 स्टेटमेंट दिए थे। तो पहले हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, फिर इन दोनों के स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आप वीडियोज़ को चाहो तो 1.5x पे भी देखना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट कैन नॉट पास ऑटोमेटिकली या फिर स्पॉन्टेनियसली भी बोलते हैं फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ये दिमाग उड़ा देने वाली घटना हुई थी जो नेचुरल में देखा गया कि हीट जो है हमारा कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में क्या स्पॉन्टेनियसली या फिर ऑटोमेटिकली पास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वही बात बोल रहा है कि फ्रॉम हॉटर बॉडी इट्स ऑलवेज रिक्वायर्स अ एक्सटर्नल वर्क टू पास टू अ हॉटर बॉडी। तो अगर कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में अगर हमें हीट पास करना है तो हमें कुछ एक एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी जो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हमारी हीट को पास कर दे। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर देखे होंगे या फिर एयर कंडीशनर देखे होंगे, इससे तो उतना फेमिलियर नहीं होंगे लेकिन नाम आप ध्यान में रखना है, रेफ्रिजरेटर। एयर कंडीशनर आपने देखे होंगे कि जब नहाने के बाद हमने अपने बालों को सुखाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, वो गर्म हवा एटमॉस्फेयर में आता है ना, बिल्कुल सही। आपने एटमॉस्फेयर जैसे ठंड का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है, उसका टेम्परेचर तो लो है लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके एयर कंडीशनर में आप अपने बालों को सुखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल कितना सटीक आया, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ध्यान में रखना। और सिमिलरली हीट इंजन में भी वही होता है। अभी समझेंगे कि हीट इंजन है क्या, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कि सिमिलरली हीट इंजन में हीट इंजन कैन नॉट कन्वर्ट्स ऑल हीट इनटू वर्क, सम एनर्जी विल ऑलवेज बी लॉसेस एज अ वेस्ट ऑफ हीट। कि हीट इंजन भी वही काम करता है कि हीट एनर्जी पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ वर्क को कुछ ना कुछ एनर्जी को लॉस करता है, जो इसको हम वेस्ट हीट बोलते हैं, मतलब टी रहेगा, जो कुछ हीट खर्च जरूर होगा, समझ रहे हो। तो यही एक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। आप इतना लिख देना अगर शॉर्ट नोट्स में है, लेकिन केल्विन प्लांक्स और क्लाउसियस के स्टेटमेंट आएंगे तो 7 मार्क्स आएंगे। चलो उसको देखते हैं। उसको समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ी कोई एक चीज़ मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। इसमें हीट इंजन की बात आई है तो थोड़ा समझते हैं हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन को समझने से पहले समझते हैं हीट क्या है। समझना है, हीट वो है कि जो नेचर में पाया जाता है, हॉटनेस, बिल्कुल सही। नेचर में आप गर्मी को महसूस कर सकते हो, नेचर में पाया जाता है। अब देखना, हीट से कुछ वर्क भी होता है, यानी वर्क तब होता है कि जब ऑब्जेक्ट को फोर्स अगर लगता है, वर्क तब होता है। वर्क बताना कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे हमने हाथ को फोर्स लगाया, हाथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमने कुछ वर्क करा ना। तो हीट के मामले में भी क्या होता है ना कि अगर किसी बॉडी में हीट लगा रहे हैं, अगर वर्क होता है तो वही हमारा हीट इंजन होता है। लेकिन हीट इंजन क्या करता है, अब समझते हीट इंजन को थोड़ा से डिटेल में, कि हम हीट देकर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी मशीन को, ऑब्जेक्ट या फिर मशीन बोलो। यानी उसको अगर हम हीट देकर, जैसे कोई हमारा एक मशीन है, ठीक है, मशीन, अब वीडियो को 1.5x में देखना, ये हमारा हीट है। अगर हीट को मशीन पर देकर अगर हम इसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करा रहे हैं, मैकेनिकल वर्क समझते हो, जैसे कोई चीज़ को रोटेट करना, चलाना हो गया,
तो वो हमारा हीट इंजन होता है। आप समझे हीट इंजन क्या है? जैसे आपने पिस्टन देखे होंगे। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो पेट्रोल डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो उसमें सारा खेल पिस्टन का ही होता है। तो ये क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट होता है, हीट को एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी पिस्टन मूव करता है, तो हमारा कार, बाइक, मोटर जो भी है चीज़ें सारी चलती है। तो हीट इंजन हमने समझ गया। अब देखना क्लाउसियस और कैल्विन को समझने के लिए आप ध्यान में दो चीज़ देखना। अच्छा, दुनिया में दो ही चीज़ होंगी। एक ऐसा सिस्टम होगा जो ज़्यादा टेम्परेचर में होगा, यानी हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, और एक लो टेम्परेचर सोर्स होगा, लो टेम्परेचर सोर्स होगा। इसमें ना नाम थोड़े से अजीबो गरीब है, तो आप नाम को ही ध्यान में रखने के लिए मैं चीज़ें थोड़े से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखना दुनिया में दो ही चीज़ होगी, एक हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, एक लो टेम्परेचर सोर्स होगा। जैसे कि ठंड के दिनों में अगर आप कूलर के पास बैठो कूलर नहीं, हीटर के पास बैठे हो, तो वो एक हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, हीटर, और बाहर के जो वातावरण है वो लो टेम्परेचर सोर्स हो गया। तो हाई टेम्परेचर सोर्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, एक बॉयलर आ जाता है। जैसे आपने बॉयलर में देखे होंगे, बॉयलर क्या होता है, एक बेसिकली घड़ा ही तो होता है, वेसल, मतलब घड़ा नहीं होता है, मतलब वेसल कुछ इस तरह का टैंक होता है जिसमें हम फ्यूल कंबसन के थ्रू स्टीम जनरेट करते हैं। तो स्टीम क्या होता है, वो बहुत ही गर्म स्टीम होता है। अब उसी स्टीम का यूज इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, मतलब जो मन जिस चाहे में चीज़ों में उसमें कर सकते हो। तो बॉयलर क्या हो गया, एक हाई टेम्परेचर सोर्स हो गया कि नहीं हो गया। हमारा हो गया पेट्रोल कंबसन चेम्बर, जो कार में हमने देखा होगा, पेट्रोल कंबसन चेम्बर। पेट्रोल कंबसन चेम्बर क्या होगा, ये बेसिकली एक चैम्बर है जिसमें पेट्रोल को बर्न करते हैं, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो एक हाई टेम्परेचर सोर्स हो गया। अब देखना लो टेम्परेचर सोर्स क्या हो जाता है। लो टेम्परेचर सोर्स का एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है, एटमॉस्फेयर, ये लो टेम्परेचर सोर्स है कि नहीं, लो टेम्परेचर सोर्स है। या फिर अगर कार के केस में बात करें तो कार का जो पेट्रोल का कंबसन चैम्बर है, अगर ये हीट है, अगर हीट को छोड़ता, मैंने बताया था कि हीट इंजन कुछ पूरे हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट करता, वो कुछ एज ए वेस्ट, जो मतलब कि जो वेस्ट के तौर पे वो कुछ रिलीज कर देता है। तो वो कहाँ रिलीज करेगा, एक बात बताना, कोई हीट इंजन है जो अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है तो कुछ हीट लॉस के रूप में छोड़ेगा ना, तो लॉस के रूप में कहाँ छोड़ेगा, वो हाई टेम्परेचर सोर्स से लो टेम्परेचर सोर्स में छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो लो टेम्परेचर सोर्स में जैसे कि एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। कार के केस में किस में छोड़ता, वो कार का एक रेडिएटर भी आता है, कार का एक रेडिएटर होता है, वो उसमें उसमें अपना हीट छोड़ देगा, जो हीट एज ए वेस्ट हुई है उस हीट को। तो इस दुनिया में दो ही चीज़ बनाई गई, एक हाई टेम्परेचर सोर्स, एक लो टेम्परेचर सोर्स होता है। अब हाई टेम्परेचर सोर्स को हम सोर्स हीट रिजर्वियर बोलते हैं, बस ये नाम ध्यान में रख लेना इसको, सोर्स हीट रिजर्वियर। रिजर्वियर का मतलब होता है ना RE, रिजर्वियर, एक सेकंड वर्ड मीनिंग देख लो, रिजर्वियर, हाँ रिजर्वियर, सोर्स रिजर्वियर, सोर्स हीट रिजर्वियर, ये नाम ध्यान में रखना। बेसिकली हाई टेम्परेचर सोर्स होता है, और एक होता है सिंक हीट रिजर्वियर, एक होता है सिंक हीट रिजर्वियर, रिजर्वियर ये बेसिकली क्या है, लो टेम्परेचर सोर्स होता है। तो हाई टेम्परेचर सोर्स हो गया, हमने देखा सोर्स हीट रिजर्वियर और सिंक हीट रिजर्वियर, ये दो नाम ध्यान में रखना। तो यानी कि जो बेसिकली हीट इंजन है, अब ध्यान से देखना, अब मेन बात आ रहा है हीट इंजन, यानी कि हम हीट इंजन को हीट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही, हीट प्रोवाइड करेंगे, और वो कुछ हीट वेस्ट के रूप में, मतलब कि जो कचरा, मतलब कुछ वेस्ट या फिर लॉस बोल सकते हो, लॉस के रूप में छोड़ेगा ना। तो हीट इंजन प्रोवाइड करेंगे, तो हीट इंजन कहाँ से टेम्परेचर मिलेगा, उसको टेम्परेचर सोर्स हीट रिजर्वियर से मिलेगा, सोर्स हीट रिजर्वियर, रिजर्वियर, अरे यार रिजर्वियर से मिलेगा। और जैसे कि Q1 हीट मिल गया, समझ आए, Q1 मान के चलो कोई एक टेम्परेचर मिल गया हीट, इसने कुछ मैकेनिकल वर्क करा, तो वर्क डन बाय हीट इंजन, या फिर इसको WE से मैं सूचित कर रहा हूँ। तो वर्क डन जो हीट इंजन के द्वारा, इसने कुछ वर्क परफॉर्म करा, और कुछ कुछ हीट जो है वेस्ट के रूप में लॉस कर गया, तो वो कहाँ छोड़ेगा हीट को, तो कुछ सोर्स में तो छोड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर सोर्स, यानी सिंक हीट रिजर्वियर। ये बातें आप ध्यान में रखना। अब क्लाउसियस का रूल पता है क्या बोलता है, मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्लाउसियस हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल इसी 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कहीं से हीट लेगा, कुछ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, और हीट एज वेस्ट के रूप में छोड़ देगा। तो ये हीट इंजन का कुछ हमने वर्किंग का जो प्रिंसिपल समझो या फिर मेथड समझो,
वो हमने देख लिया। अब ये केल्विन का रूल पता है क्या बोलता था कि केल्विन बोलता था, केल्विन भाई साहब के जो रूल बोलते थे कि कोई भी हीट इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता है। कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% इफिशियंट नहीं होता है। वो कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा तो कुछ हीट एज ए वेस्ट छोड़ेगा। यानी कि हम कोई भी ऐसा मशीन या ऐसा हीट इंजन हम कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते, नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। यही जो है केल्विन का रूल बोलता था। तो हीट कोई एक सिंगल रिजर्वियर से, रिजर्वियर मतलब समझना, रिजर्वियर मतलब सोर्स होता है, मतलब रिजर्वियर मतलब कि कोई एक स्रोत होता है। तो अगर सोर्स से हीट की बात बोल रहे थे, यहाँ पे हाई टेम्परेचर सोर्स की बात हो रही है, और सिंक की बात बोल रहे थे, यहाँ पे लो टेम्परेचर सोर्स होता है। तो केल्विन का एक रूल होता है कि कोई भी एक सिंगल रिजर्वियर सोर्स से अगर कोई हीट लेकर कंप्लीटली वर्क कर दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं होगा। उसमें दो सोर्स ही होंगे, एक सोर्स हीट रिजर्वियर और एक सिंक हीट रिजर्वियर, और हीट जो है लॉस होगा ही होगा, कुछ हीट लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ये हम पढ़ेंगे केल्विन स्टेटमेंट को। क्या क्लाउसियस भी यही था कि उन्होंने क्या बोला कि कभी भी नेचुरली हम कोल्ड बॉडी को, अब मैंने क्लाउसियस को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। क्लाउसियस में भी ये भी बहुत सिंपल है, CLUSSIUS। अच्छा, वर्ड मीनिंग में देख लेना, ठीक है। क्लाउसियस का रूल क्या था कि हम ना कोई भी कोल्ड बॉडी से अगर हीट ट्रांसफ़र करना हो हॉटर बॉडी में, जैसे कोल्ड बॉडी है ये हॉटर बॉडी है, इसमें अगर हमें हीट ट्रांसफ़र करना हो क्यों, तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, कोई ना कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। यही क्लाउसियस का रूल था। अब वो हमें इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर में देखा और एक एयर कंडीशनर में देखा। तो एक सिंपल है। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और अब नोट्स का समापन करेंगे। बस ये ध्यान में रखना दो नाम थोड़े से कि सोर्स हीट रिजर्वियर बेसिकली हाई टेम्परेचर सोर्स होता है और सिंक हीट रिजर्वियर लो टेम्परेचर सोर्स होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हीट इंजन का तो हमने प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है। हीट इंजन का हमने प्रिंसिपल तो देख लिया, लेकिन इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। हीट इंजन की अगर हमें इफिशियंसी चेक करनी होती है ना, तो एक फॉर्मूला होता है इफिशियंसी चेक करने का कि हीट सप्लाइड, कितना हमने हीट सप्लाइड करा माइनस कितना हीट रिजेक्ट हुआ। मैं यहाँ पे समझाने के लिए थोड़े शॉर्टकट इंग्लिश में लिख रहा हूँ। कितना हीट सप्लाई हुआ, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, और अपॉन कितना हीट सप्लाई हुआ, इससे भाग देते हैं। तो किसी भी हीट इंजन का हमें इफिशियंसी पता चल जाता है। जैसे कि अगर हमारा Q1 क्या है, जो हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और Q2 क्या है, Q1 है जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को, और Q2 है जो वर्क करने के बाद कुछ हीट वेस्ट हो गई, चाहे कुछ हीट लॉस हो गई, और अपॉन Q1 करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये इफिशियंसी आ जाती है। अब देखो Q1 माइनस Q2 क्या होगा, ये बेसिकली वर्क डन ही तो होगा जो हीट इंजन के द्वारा हो रहा है। जो हीट इंजन करेगा Q1 माइनस Q2, तो वर्क नेट या फिर वर्क डन और हीट इंजन अपॉन Q1, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इफिशियंसी का। अभी नोट्स में देखते हैं, ठीक है। तो क्लाउसियस का स्टेटमेंट अब हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखना, देयर आर टू स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलोज। कौन कौन सा फॉलो करता है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन in cyclic process to convert equivalent amount of energy transferred into equivalent amount of work without loss of energy। ये स्टेटमेंट है, आप ध्यान में रखना, जो कि स्टैंडेबल वे में भी अब लग रहा है कि इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट हीट इंजन, कोई ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है किसी साइक्लिक प्रोसेस में। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या था, कोई भी हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में ही तो काम करता है। आपने देखा होगा कि जो पिस्टन मूव करता है, तो मूव करता है, रोटेट करने के बाद अपना पूरा पोजीशन में आ जाता है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल इंजन में आपने देखा होगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस ही तो फॉलो करता है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन इन साइक्लिक प्रोसेस टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। कि जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, वो ट्रांसफर होकर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी एनर्जी लॉस हुए। लॉस एनर्जी मतलब एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखना। अब बेसिकली मैंने बोला कि 7 मार्क्स का सवाल है, इसमें हमें कुछ चीज़ें लिखने पड़ेंगे, और वही हमने बोला कि जो है सोर्स हीट रिजर्वियर और सिंक हीट रिजर्वियर, दो नाम बस ध्यान में रखना। लेट्स कंसीडर
इंजन रिसीव्स हीट Q1 फ्रॉम सोर्स हीट रिजर्वियर। मैंने बताया कि सोर्स हीट रिजर्वियर क्या है कि वो बड़ा सा हीट सोर्स का मतलब हाई टेम्परेचर का एक सोर्स होता है। तो हीट इंजन क्या है, Q1 रिसीव्स फ्रॉम सोर्स हीट रिजर्वियर एंड रिजेक्ट्स हीट Q2 टू द सिंक हीट रिजर्वियर एज लॉसेस। तो लॉसेस Q2 करेगा सिंक हीट रिजर्वियर, मतलब एक जगह के हीट को काम में कन्वर्ट करके दूसरी जगह तो छोड़ेगा ही ना। तो वही दो सोर्स हमने रिजर्वियर मान लिए थे। यहाँ पे क्या है कि एज लॉसेस इफ हीट इंजन प्रोड्यूस नेट वर्क WE द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज। तो ये इसको ईटा से डिनोट करते हैं, एक साइन है, आप ध्यान में रखना है। हीट सप्लाइड Q1 और हीट रिजेक्टेड Q2 अपॉन हीट सप्लाइड, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 दिख रहा है ना। तो ये वर्क डन जो इंजन के थ्रू हो गया अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला भी लिख देना, बिल्कुल सही। अब देखना यहाँ पे एक डायग्राम ध्यान से देखना कि जो है एक हीट इंजन है, एक हीट इंजन है, वर्क डन कोई कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 माइनस Q2। जो हीट इंजन जो सोर्स हीट रिजर्वियर यानी हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट ले रहा है और वर्क डन करने के बाद कुछ हीट एज अ वेस्ट या फिर लॉसेस के रूप में सिंक हीट रिजर्वियर में सेंड कर दे रहा है, ठीक है। तो यही हो गया। दिस इक्वेशन शो दैट इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी 100%। यानी कि ये इक्वेशन क्या शो करता है, ये जो इक्वेशन आया है कि किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं होती है। देयर विल ऑलवेज भी हैपन लॉसेस ऑफ एनर्जी Q2, जो Q2 क्या है, लॉसेस ऑफ एनर्जी एज वेस्ट के रूप में होती है। तो ये केल्विन भाई साहब के रूल थे। अब देखते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज ब्रो। यहाँ पे क्या क्लाउसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट पंप। यहाँ पे हीट पंप की ही बात की जा रही है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। यानी कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में, यहाँ पे जैसे कि ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, ठीक है, इसे हीट को ट्रांसफ़र करना हो तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क। एग्जांपल में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर हमने देखा और इसका एक डायग्राम बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है टेक हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ फोर्सेस टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो वही है कि रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर में देखते हैं कि क्या होता है कि ये टेक हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं, ठीक है। एंड इट नहीं होता है, इट होगा यहाँ पे, वही तो मैंने पढ़ने थोड़ा गड़बड़। इट फोर्सेस टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो हमने देख लिया कि ये अब डायग्राम बनाना, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार अच्छे मार्क्स के लिए। तो बॉडी एट लोअर टेम्परेचर पे हो गया ये T2 और ये बॉडी एट हाई टेम्परेचर पर। तो अगर हमें Q को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में करना हो, जिस बेसिकली हीट पंप के द्वारा, एग्जांपल में हीट पंप लिया है, तो यहाँ पे देखना है कि T1 क्या है, T1 तो हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि हीट जा रहा है, पहले से ये हाई टेम्परेचर है, दूसरी से और हम हीट दे रहे थे, T1 ग्रेटर है T2। यहाँ पे इस तरीके से लिख देना, तो एक्सटर्नल सोर्स हमें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्लाउसियस के और कैल्विन के स्टेटमेंट को अच्छे से थोड़े से अच्छे हैंडरिटन नोट्स में स्टैंडेबल वे में डाइव डिप करा। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको हेल्प कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं यहाँ पे नोट्स की रिगार्डिंग ही आपको मदद कर रहा हूँ, आप अपना समय सेव कर सको बजाय के स्वयं के नोट्स बनाने में। अगर यहाँ पे एक स्टैंडेबल और बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट रिसोर्सेज यू कैन लेवरेज। यहाँ पे इसको इस्तेमाल करें, अपना समय बचाएं, ठीक है। तो अगर इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।